हेलो हेलो, वेलकम टू लेगेसी। कंटिन्यू कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी कम्युनिकेशन के साथ। अभी हम यूनिट नंबर 11 चालू कर रहे हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि में रिसर्च के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, रिसर्च की इंपॉर्टेंस मैनेजर्स के लिए क्या क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च डिजाइन एग्जैक्टली क्या होती है, उसके सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट डिजाइन क्या होती है, उसके सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती हैं डेटा कलेक्शन की, सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है मेजरमेंट का और स्केल्स का, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन किस तरह से देखनी होती है, ये हमने लास्ट यूनिट में देखा हुआ है। अब जब आप रिपोर्ट को लिखते हो तो उसमें अपनी कंक्लूजन और फाइंडिंग्स लिखते हो, उसको हमें आगे लोगों को बताना पड़ता है। सिर्फ बताने का ये मतलब नहीं है कि रिपोर्ट आपने आगे किसी को दे दी, उस चीज को आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज को बताना होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, एम्प्लॉयज को मैनेजर को बताना पड़ता है क्या चीज वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर्स को बताना पड़ता है कि गुड्स प्रोडक्ट की सर्विसेज क्या है, फीचर्स क्या है, अच्छी चीजें बुरी चीजें, गुड और बैड क्या क्या है। कस्टमर को कंपनी को बताना पड़ता है कि उसको प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो उतना प्राइस दे सकता है कि नहीं दे सकता है, विलिंग है कि नहीं है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन होती है। एक इंसान के दूसरे को कोई चीज बताता है, दूसरा उस पर रिप्लाई करता है। ये जो कम्युनिकेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेसिकली अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं रिसर्च डिजाइन के बारे में। काफी पढ़ लिया हमने, समझ नहीं आया लेकिन काफी पढ़ लिया। रिसर्च की सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। अब हम सेकेंडरी स्टफ को देख रहे हैं। सेकेंडरी स्टफ सपोर्ट स्टफ को देख रहे हैं जो कि पूरी रिसर्च प्रोसेस में हर जगह पर काम आता है, वो होती है कम्युनिकेशन। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन को। ठीक है। सो कम्युनिकेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब दो लोग रहते हैं, एक सेंडर रहता है जो कि मैसेज को सेंड करता है, एक रिसीवर होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है। तो जो मैसेज को भेज रहा है वो डिसाइड करेगा कि उसको एग्जैक्टली क्या मैसेज भेजना है, किस टोन में भेजना है, क्या एटीट्यूड में भेजना है, किस तरीके से मैसेज भेजना है, फिर किस चैनल के थ्रू उसको मैसेज भेजना है। वो उसको मेल से भेज सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वेज में भेज सकता है, किसी और तरीके से भेज सकता है, फिर उसको चैनल से भेजता है। चैनल जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और हर चैनल की अलग लेवल की नॉइस रहती है। नॉइस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी फोन पर बात कर रहे होते हैं तो कुछ खर 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 आवाज आती है, हमारी अच्छे से बात नहीं हो पाती है, आवाज कटती है, उन सबको हम नॉइस बोलते हैं। मतलब कम्युनिकेशन में कोई भी हिंड्रेंस हमको आ रही है तो उसको हम नॉइस कहते हैं। उसके जो भी फैक्टर्स होते हैं, उसके जो भी रीजन हो, सबको हम नॉइस ही बोलते हैं। ठीक है, वो हिंड्रेंस है, वो बैरियर है कम्युनिकेशन में। उसके बाद जो रिसीवर होता है उसको क्या करना पड़ता है कि जो उसको मैसेज मिला उसको उसको डिकोड करना पड़ता है, सही सेंस में समझने की कोशिश करनी पड़ती है और फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। आखिर में जो सेंडर है जिसने मैसेज भेजा है वो देखता है कि जो रिसीवर है क्या उसने मैसेज को उसी सेंस में समझा जैसा मैं चाहता था कि वो उसको समझे। वो देखता है, उसके बाद रिसीवर उसको एक फीडबैक देता है, रिप्लाई देता है जो भी उससे सवाल पूछा गया है, जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई उसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये पूरा कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होता है। सो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिवनेस। इस पूरे यूनिट में हम देखेंगे कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है और बैरियर्स कौन कौन से होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। तो तीन टाइप के फैक्टर होते हैं। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिस सराउंडिंग में हम हैं, जहां पर हम काम कर रहे हैं, अगर आसपास से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस तरह की चीजें। इंडिविजुअल फैक्टर्स कि अगर मेरा ध्यान नहीं है, जो रीडर है या जो सेंडर है उसका ध्यान नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं, वो इमोशनल है किसी कारण से। कल्चरल फैक्टर्स, लोगों की अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं, अलग अलग तरीके रहते हैं इन चीज़ों को करने के, उसमें डिफरेंसेस रहते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। और इन सारे फैक्टर्स को हर एक को हम ओवरकम कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है। तो आप मुझसे एग्जैक्टली पूछ सकते हो कि सर कल्चरल फैक्टर्स हमको समझ में आ रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं वो हमें नहीं पता। तो अभी आप उसके लिए क्या बोलोगे? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। तो वही समझना अभी शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन। जो भी कोई पब्लिक स्पेस होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन रहती है और हमारी पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। किसी भी चीज को किसी भी इंफॉर्मेशन को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन अगर आपका है, अगर आपकी लैंग्वेज में अच्छी कमांड है, आपको पता है किस जगह पर क्या बोलना है और किस जगह पर क्या नहीं बोलना है, ये अगर आप धीरे धीरे अपने ट्रायल एंड एरर से सीखते जाते हो तो आपकी लाइफ और अच्छी होती जाती है। सारी चीजों का की प्रोसेस है किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्टिविटी अच्छी करने के लिए। जो अच्छी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं वो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पैसा, टाइम, एफर्ट लगाती हैं ताकि उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, और जो कंपनी बाहर वालों से बात कर रही है उसमें भी उनका कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, कस्टमर के साथ, सप्लायर्स के साथ वगैरह। कम्युनिकेशन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
इसके अंदर कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, हम बोलते हैं, हम लिख के किसी चीज को दिखाते हैं, ये विजुअली आप वीडियो को देख रहे हो, नॉन वर्बल तरीके होते हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, रीडर की, सेंडर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आती है। जो इंडिविजुअल है इन सबका एक कॉम्बिनेशन अपने पास यूज करके चलता है। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ, आप प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ वर्ड्स लिखते हो, फिर आप बोलते हो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है जो जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज आप दिखाते हो कि आप कोई गुस्से में फ्राउन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो सारी चीजें नॉन वर्बल में आती हैं। तो जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो आप सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन यूज करते हो। तो जरूरी है कि हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस को पूरी तरीके से समझें और अलग अलग फैक्टर जिसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है उसको समझें। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है उनको भी अच्छी तरीके से समझें। तो ये जो पूरा यूनिट है ये इस तरह से ऑर्गेनाइज है कि हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं इजिली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, हम बैरियर्स देखेंगे, मतलब बीमारी क्या है वो हम देखेंगे, उसके बाद उसका इलाज क्या है, उस चीज को हम ओवरटर्न कैसे कर सकते हैं, उसे डील कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे। तो पहली चीज आती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस। अच्छे से देखो, कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो होती है बहुत सिंपल होती है। सबसे पहले जो सेंडर है जिसको मैसेज भेजना है वो एनकोड करता है, मतलब अच्छे शब्दों में डिसाइड करता है कि मुझे क्या मैसेज भेजना है, किस तरीके से भेजना है, उसकी टोन क्या रहने वाली है, वो एनकोड करता है, उसको लिखता है अपने पास, सही तरीके से ड्राफ्ट करता है। फिर उसका मैसेज रेडी हो जाता है, फिर वो चैनल डिसाइड करता है कि किस तरीके से रिसीवर के पास मुझे उस मैसेज को भेजना है। जो चैनल होती है वो अलग अलग हो सकती है, कन्वीनियंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके हिसाब से उसको डिसाइड कर सकता है। उसमें अलग अलग लेवल की नॉइस रहती है, अलग अलग लेवल के बैरियर्स होते हैं, इंटरप्शन हो सकते हैं हर एक चैनल के अनुसार। फिर वो उस चैनल के थ्रू उस मैसेज को रिसीवर तक भेज देता है। रिसीवर उसको डिकोड करता है, मतलब समझने की कोशिश करता है, एनक्रिप्शन से डिक्रिप्ट फॉर्म में निकाल कर लेकर आता है। जो रिसीवर होता है जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फीडबैक भेजता है वापस सेंडर को कि मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन का मेरा ये जवाब है। जो सेंडर है उसको ये देखना पड़ता है कि जो रिसीवर है क्या उसने मैसेज उसी तरीके से इंटरप्रेट किया जैसा मैं चाहता था कि नहीं चाहता था। अगर नहीं कर पाया वो उसी तरह से इंटरप्रेट तो हम बोलेंगे कम्युनिकेशन फेल कर गया है, कुछ ना कुछ गलती थी, एनकोडिंग में, चैनल में, डिकोडिंग में कुछ तो गलती थी। अगर हो जाता है तो हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, ये है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये कहाँ से शुरू होती है, जब जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर मतलब सेंडर, सेंडर चूज करता है कि उसको क्या कहना है, किस चैनल के थ्रू भेजना है। देखो आप इसको रेलेवेंस समझो, अगर आप कम्युनिकेशन की प्रोसेस को समझ जाओगे और इसके सारे स्टेप्स को आप सही तरीके से करोगे तो आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सर लाइफ की प्रॉब्लम ठीक थोड़ी करनी है, हम तो मैनेजर बैठे हुए हैं। मैनेजर को लोगों से बहुत डील करना पड़ता है, उसके पास पीपल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मैनेजर को ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप कोई चीज़ किसी को बोल रहे हो तो वो कम्युनिकेशन ही है। उसमें ट्रांसमीटर पहले डिसाइड करता है उसको क्या बोलना है, किसको भेजना है, क्या चैनल रहेगा, वो फेस टू फेस बोलेगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू बोलेगा, उसमें क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या क्यों मैं ये कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, क्या स्पीड और एक्यूरेसी रहने वाली कम्युनिकेशन की, कितने टाइम में मुझे डिलीवरी करनी है मैसेज की, और कितनी टेक्नोलॉजी मेरे पास अवेलेबल है। कम्युनिकेशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचा देते हो, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन की मीनिंग भी सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। कम्युनिकेशन कितना अच्छा है वो इस पे नहीं है कि मैसेज गया कि नहीं गया, वो इस पे डिपेंड करता है कि जो रिसीवर है वो मैसेज को समझ पाया कि नहीं समझ पाया, और उसने वही सेंस बनाया जो कि इंटेंडेड था कि नहीं, वो मैसेज समझ पाया कि नहीं इंटेंडर, ये डिटरमिन करता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव था भी कि नहीं था। जो कम्युनिकेशन है उसमें कुछ हिंड्रेंसेस आते हैं और कुछ फैसिलिटेटर्स आते हैं, उनको हमको समझने की जरूरत पड़ती है जो कि हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अच्छा या फेलियर, सक्सेस या फेलियर जो होती है कम्युनिकेशन की, वो डिपेंड करती है कुछ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स के ऊपर, उनको हम एक एक करके देखते हैं। इन्हें हम कहते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स मतलब क्या होते हैं, जो चीजें खराब करती हैं, डिस्टॉर्ट करती हैं अच्छे कम्युनिकेशन को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बंदा बोल रहा है और बीच में वॉल है और दूसरा बंदे को सुनाई नहीं दे रहा, तो ये जो वॉल है ये बैरियर है। हर एक कम्युनिकेशन में भले कोई भी लाइन है उसमें कुछ ना कुछ बैरियर होता है, वो फिजिकल नहीं होता है, वो इट इज इन द नेचर एंड इट इन द इन द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कुछ ना कुछ हम चीजें करते हैं जो सामने वाले को समझ नहीं आ पाती या जिसकी वजह से सामने वाला समझ नहीं पाता जो हम कहना चाह रहे हैं, ये होते हैं बैरियर्स। एक अच्छे मैनेजर को इनको समझना जरूरी है। ठीक है, बैरियर्स कौन कौन से होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, एक होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के, एक होते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स के, और एक होते हैं कल्चरल फैक्टर्स के। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, अगर उसमें कुछ वो कंफर्टेबल नहीं है तो। इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या होते हैं, सेंडर का या रिसीवर का मोटिवेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वो अच्छे लिसनर नहीं है, अच्छे स्पीकर नहीं है, वो सारी चीजें। कल्चरल फैक्टर्स क्या होता है कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है, आपके जो बिलीव्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, आपके वे ऑफ लाइफ बिल्कुल अलग अलग है। तो आपको दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत पड़ेगी ताकि अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके, नहीं तो फिर ना सेंडर अपनी बात रिसीवर को माना पाएगा, ना ही रिसीवर सेंडर की कोई भी बात मानेगा या फिर उससे अग्री करेगा।
ठीक है। बैरियर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, ये ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो पूरे कम्युनिकेशन को स्लो कर देते हैं या डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इनको ओवरकम करने का क्या तरीका है, सबसे पहली बात है कि इनको समझने की जरूरत है, उसके बाद अच्छी तरीके से प्लान करने की जरूरत है कि इसको हम कम से कम किस तरह से करें। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, पहला होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या मतलब हुआ, जो फिजिकल प्रेजेंस रहता है नॉइजी सराउंडिंग्स का। अगर जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाए यहाँ पे टेम्परेचर, तो मेरे को पसीना आने लगेगा। अगर आप किसी फिजिकल फेस टू फेस हॉल में बैठे हुए हो और जो सेंडर है आपका और जो रिसीवर है उसके बीच में अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाए, तो ये इन्वायरमेंटल या फिजिकल फैक्टर्स होंगे। इसको कैसे ओवरकम करा जा सकता है, प्लान करके। पहले ही आप इस तरह से प्लान करो कि जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से प्लानिंग करो। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों का आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आप एक बड़ा हॉल बुक करो जहाँ पे बैठने की सुविधा हो। जहाँ पे आप जा रहे हो उस वेन्यू में बहुत अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत आवाज नहीं आनी चाहिए, इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए, साउंड क्वालिटी विजुअल क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको बहुत छोटा ग्रुप है तो एक छोटा रूम होना चाहिए जिसमें प्रेजेंटेशन आप दे सको, प्रोजेक्टर लगा हो, माइक हो, छोटा ही माइक हो लेकिन माइक हो। कोई ऐसी जगह के आसपास आपका रूम नहीं होना चाहिए जैसे कैफेटेरिया हो गया या पार्किंग लॉट हो गया या रिपेयर सेंटर हो गया, तो क्योंकि उसमें कांस्टेंट आवाज आती रहेगी उस जगह से। सीटिंग अरेंजमेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, जो स्पीकर है वो ऑडियंस से बहुत दूर नहीं बैठा होना चाहिए, सबको आवाज आती रहनी चाहिए। और अगर टेक्नोलॉजी के बेस पर कोई आपका चैनल है तो कनेक्टिविटी बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं तो ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे और फिर बैरियर हो जाएगा कम्युनिकेशन में, आप सही से सेंडर अपनी बात पहुंचा नहीं पाएगा। अगला होता है इंडिविजुअल फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं कि जो हम प्रिजुडिस लेकर चलते हैं, पहले से हम किसी के बारे में कोई सोच लेकर चलते हैं, हमारा बायस लेकर चलते हैं, उसे प्रेजुडिस कहते हैं। इमोशंस और मेंटल डिस्ट्रक्शंस, ये तीन चीजें होती हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर। मतलब हम एक परसेप्शन लेकर चलते हैं किसी भी मैसेज या मैसेंजर के बारे में और हम उसके हिसाब से उसको पहले ही जज करके रखते हैं। मैसेज को हम समझने की पूरी एंटायरिटी के साथ कोशिश ही नहीं करते। इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि जो लिसनर है उसको पूरे मैसेज को एंटायरिटी के साथ, जितना उसका 100% मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हम पूरे मैसेज को समझ नहीं पाते। प्रेजुडिस का क्या मतलब होता है कि जब सेंडर या रिसीवर एक एडवर्स ओपिनियन पहले से लेके चल रहा है उसके लिमिटेड नॉलेज या पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर और मैसेज को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा है, उसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो आई उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है। अगला होता है इमोशंस, जो एनर्जी इन मोशन रहती है, जो चीज हम फील कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, वो हमारे किस तरीके से हम बिहेव करते हैं उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर कोई हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन रहता है तो उसकी वजह से हमारा प्रेजुडिस बन जाता है, परसेप्शन बन जाता है किसी भी चीज के बारे में। इसके दो वेज होते हैं, एक होता है बायस परसेप्शन, मतलब जब हमारा किसी चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस रहते हैं ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमारा बायस आ जाता है। हम विराट कोहली के बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ बहुत गलत नहीं सुन सकते, धोनी के बारे में कुछ बहुत गलत नहीं सुन सकते कुछ लोग, क्योंकि वो उससे बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं उसके बारे में। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है, हमारी ओपननेस को प्रिवेंट कर देते हैं और डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं हमें मैसेज को सही तरीके से रिसीव करने के लिए और समझने के लिए। जो हम सुनना चाहते हैं हम सिर्फ वही सुनते हैं अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस में होते हैं। तो अगर कोई भी इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस में हो तो आपको उससे बातों में एंगेज नहीं करना है, उससे बहुत ज्यादा आपको बात नहीं करनी। जब वो शांत हो जाए या कम इमोशंस में हो तभी आपको उससे बात करनी है। फिर बायस बॉडी लैंग्वेज, अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल हो ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो चीज दिख जाती है। अगर आप कोई इंसान से बात कर रहे हो और आपको उसके इंटेंशन पे डाउट हो जाता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफेंसिव हो जाती है। तो इन सारी चीजों को जो सेंडर है जो बोल रहा है उसको देखते रहना है और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि जिस तरीके से हम फील करते हैं उस तरीके से ही हम बिहेव करते हैं और उसी तरीके से हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं किसी भी मैसेज को। अगला होता है मेंटल डिस्ट्रैक्शंस। जो इंफॉर्मेशन है जितनी हमने एक्सचेंज करी है पूरे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में वो बहुत कम होती है जितनी एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस करता है, बाकी सब तो लॉस हो जाता है। क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, जिसकी वजह से सेंस मेकिंग प्रोसेस में हिंड्रेंस आ जाता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन खराब हो जाती है। तो इसको ओवरकम करने का क्या तरीका है, सबसे पहली बात है कि हमको अवेयर रहना चाहिए इनके बारे में कि इंडिविजुअल फैक्टर्स जो हैं ये हमारे कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करें, हम देखें, अवेयर रहें कि हमारे और दूसरों के प्रेजुडिसेस और इमोशंस क्या क्या हैं। इसकी दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है एक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो भी एटीट्यूड एक्शन आपको दिख रहा है किसी का टोन, किसी का बात करने का तरीका आपको थोड़ा कॉन्डेसेंडिंग लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो आप डीपर रीजन समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों है, उसमें आप अपनी इंट्यूटिव नॉलेज को अप्लाई करो। इसकी वजह से आप इमीडिएट बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कर पाओगे और उसका इम्पैक्ट को असेस कर पाओगे। एग्जाम्पल, अगर कोई
सुपीरियर है वो नए जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहा है, और जो जिससे इंटरव्यू ले रहा है उससे उसने पूछा कि आप कितना अप्रेजल लेना चाहोगे, कितनी सैलरी लोगे, तो बहुत डिफेंसिव हो गया। उसने बोला मैं इतनी तो लूंगा ही कम से कम, अगर इतनी नहीं तो फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरे को आपकी जॉब नहीं चाहिए। ऐसे रिएक्शन से सामने वाले को समझ, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई इसका शायद पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो इसको पहले कम पैसे मिलते होंगे बहुत ज़्यादा। तो उस सुपीरियर नए बंदे को बोल सकता है कि आप थोड़ा शांत हो जाओ, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा रीसेट करो और फेयर चांस दो नए सुपरवाइजर को, और आप फिर से शुरू करो। उस केस में दोनों का फायदा हो सकता है। ये होता है रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? लिसनर के पार्ट पर होता है, जो मैसेज सुन रहा होता है ना, रिसीवर, उसको करना पड़ता है। यहाँ पे आप इंटेंशनल और फोकस्ड वे में पूरे मैसेज को समझने की कोशिश करते हो। जो लिसनर है वो एक फोकस्ड एफर्ट लगाता है डिकोड करने के लिए, मैसेज को किस तरीके से उसको डिलीवर करा गया है उसको समझने के लिए पूरा फोकस लगाता है कि कोई भी चीज मिस ना हो जाए, पूरा इन्वॉल्व रहता है पूरे प्रोसेस में। अगली चीज होती है ट्रस्ट को बिल्ड करना। ये किसको बिल्ड करना पड़ता है? जो मैसेज सेंड कर रहा है उसको अलग अलग चीजें करनी चाहिए ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए। जो हमारी प्री जजमेंट्स रहती हैं, जो हमारे इमोशंस रहते हैं, वो कई कई बार इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं होता, या तो मैसेज पे या मैसेंजर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। इसका एक तरीका क्या है कि जो हम लोगों को, जो रिसीवर है, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दे कॉन्वर्जेशन के अंदर, उनको भी बोलने का मौका दे, उनकी बात को अच्छी तरीके से सुने। हम फैक्ट्स पर ही बात करें, वेग बातों पर हम ज्यादा कुछ ना बोले, इधर उधर की बातें ना करें। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेन चीज है, उस पर ही अगर हम बात करेंगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाने की कोशिश हमको करनी चाहिए। कभी भी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा मोनोटोनस, बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपकी पिच, आपका टोन, आपकी टेक्निक्स, आप कुछ ना कुछ यूज करते रहो, ताकि जो पूरी बात है, कॉन्वर्सेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए रिसीवर के लिए। अगली होती है कि आपको अपनी स्पीकिंग और लिसनिंग की स्किल, बोलने की और सुनने की जो स्किल्स हैं उसको प्रैक्टिस करते रहना है, लगातार डेवलप करते रहना है। क्यों जरूरी होती है? जैसे जो हमारी बोलने की स्किल्स रहती है वो विद प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती है। अगर एक अच्छा स्पीकर है तो उसको अपना एफर्ट लगाना है कि वो किस तरह का चैनल को यूज कर रहा है, वो बहुत केयरफुली उसको चूज करना है। फिर किस तरह की डिलीवरी वो दे रहा है, उसकी टोन क्या रहेगी, उसको देखना है। जो स्पीकर है उसको बहुत कंसाइज रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में बोलना चाहिए और नॉलेजेबल रहना चाहिए सब्जेक्ट मैटर के बारे में, तभी वो अच्छा इफेक्टिवली अपनी बात को पहुंचा पाएगा। उसको वेग और अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए, और उसको हमेशा इवेल्युएट करते रहना चाहिए कि अगर जो मैंने मैसेज भेजा है क्या वो इंटेंडेड फॉर्म में पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये हमेशा चेक करते रहना पड़ता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ द लिसनिंग स्किल्स। सुनना बहुत जरूरी है। लिसनिंग और साइलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। जब आप किसी को सुन रहे हो ना, तो पूरी तरीके से उस चीज को इन्वॉल्व होकर सुनो, इंटेंशन के साथ, फोकस के साथ, एम्पैथी के साथ, रिस्पॉन्सिवनेस के साथ उस चीज को सुनो, एक्टिव लिसनिंग करो। एक्टिव लिसनिंग करने के लिए एक तरीका होता है पैराफ्रेज करना। आप किसी से बात कर रहे हो तो जो उसने बोला उसको आप हल्का सा समरी में रिपीट कर दो। किसी ने आपको अपनी, किसी सप्लायर ने अपनी पूरी डील आपको बताई और उसने बोला कि सर आपको ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ये करोगे, वो करोगे तो ओवरऑल आपको 10% प्रॉफिट हो जाएगा, हमारा भी इतना बन जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो फिर आप उसको बोलो कि अच्छा, आपने सब सुन लिया, पूरा ध्यान था आपका। उसके बाद आप बोलो कि अच्छा इतना ये करेंगे तो 10% हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर अगला वो जो भी बोलेगा, आप पैराफ्रेज कर रहे हो, उसकी बात को रिपीट कर रहे हो, ऐसा कि तो सप्लाई, जो सेंडर है उसको भी लगेगा कि आपको बात समझ में आ गई और आप भी उसी जगह पर रहोगे। एक्टिव लिसनिंग करने के लिए आपको एक्टिव लिसनिंग सेलेक्टिव जगह पर करनी है, जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर करनी है, बाकी जगह पे आप बकर कर सकते हो। अगली होती है इंटेंशनल एंड फोकस्ड। एक्टिव लिसनिंग कैसे आती है? वो एक्सीडेंटली नहीं होती है। जो लिसनर है उसको बहुत फोकस के साथ एंगेज होकर अपने काम को करना पड़ता है। जब वो मैसेज को सुन रहा है तो पूरा सुनने के लिए उसको फोकस लगाना है कि कंटेंट क्या है, क्या मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, क्या स्टाइल है उसका, किस तरीके से जो सेंडर है वो उसको डिलीवर कर रहा है मैसेज को। एक्टिव लिसनर जो है उनको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए और पूरा फोकस जब मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है उस पर देना चाहिए। आप, अगर आपका ध्यान इधर उधर जाता है तो आप नोट्स बना सकते हो। जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि स्पीकर बोलता जा रहा है और आप उसको देख नहीं रहे हो, आप लिखते जा रहे हो। आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है सेंडर के साथ, ताकि आप उसके नॉन वर्बल क्यूज को, जैसे नॉडिंग, आईब्रोज को रेज करना, वो सब चीजों को आप मिस ना कर दो। फिर एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो भी रिसीवर रहता है, जो लिसनर रहता है, उसको अपने आप को सेंडर के शूज में डालकर देखना चाहिए कि अगर मैं सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, या मैं सिचुएशन में होता तब उसकी कंडीशन को, उसकी उस सिचुएशन को फील करने की कोशिश करनी चाहिए। एम्पैथी एक ट्रस्ट और ओपननेस बिल्ड करने में आपको हेल्प करती है, और जो स्पीकर और लिसनर है वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एक दूसरे को और फीडबैक दे सकते हैं, अगर वो एम्पैथेटिक और रिस्पॉन्सिव तरीके से एक दूसरे से बात करेंगे तो। अगले जो बैरियर्स रहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर वो होते हैं कल्चरल फैक्टर्स। इसमें क्या क्या आती हैं? लोग जो होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं। इस केस में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत बड़ी हो जाती है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बंधे हुए नहीं है कि उन्हें यहीं पर काम करना है।
जो कंपनीज हैं वो अलग अलग क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी के लोगों को अपने पास एम्प्लॉय करती हैं, तो सब लोग साथ में ही काम करते हैं। तो इस केस में कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि एक बंदा जो बोल रहा है वो दूसरे को समझ नहीं आ रहा। इसके लिए जो मैनेजर्स रहते हैं ऐसी फर्म्स के लिए जो बहुत डाइवर्स वर्कफोर्स में काम कर रही हैं, उनको क्रॉस कल्चरल सेटअप में जब काम कर रहे हैं तो आपको कल्चरल नुआंस, ऐसे मैनेजर्स को कल्चरल नुआंस को समझने की जरूरत है। अलग अलग कल्चर्स के कोर वैल्यूज को समझने की जरूरत है। अलग अलग कल्चर का वे ऑफ डूइंग बिजनेस समझने की जरूरत है। और किस तरीके से वो लोगों से डील करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट और कंट्रीज में, वो समझने की जरूरत है। इसमें कुछ बैरियर्स हो सकते हैं, क्या क्या? कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है जो बहुत ही ज्यादा जार्गन्स में, बहुत स्पेसिफिक टर्म्स में बात कर रहा है, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा जो नॉर्मल टर्म्स में बात करता है। कोई बोल रहा है मेडिकल टर्म्स में ही बात कर रहा है, लीगल टर्म्स में बात कर रहा है, सेक्शन नंबर में बात कर रहा है कंपनीज एक्ट के, कैसे समझ में आएगा? दूसरा होता है इंग्लिश। इंग्लिश कॉमनली दुनिया भर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में लोग इंग्लिश बोलते समझते हैं, लेकिन उसकी प्रोफिशिएंसी, कितना लेवल ऑफ इंग्लिश है, वो अलग अलग डिफर करता है। तो आपको यूज करना है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स। मतलब एग्जांपल, अगर कोई बोल रहा है आपसे कि आई वुड लव अ पिंच ऑफ एक्स्ट्रा पेपर इन द वाटर बॉल्स, सीधा बोल के तेरे को तीखी गोलगप्पे खाने हैं तुझे, ठीक है? बायस लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? बायस लैंग्वेज का मतलब हुआ कि जो मैनेजर है, जो क्रॉस कल्चरल या डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ डील कर रहा है, तो उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो जनरल न्यूट्रल रहे, एज न्यूट्रल रहे, रेस न्यूट्रल रहे। उसको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे कोई भी ऑफेंड ना हो जाए, कोई भी पूरे ग्रुप ऐसी कोई बात कर रहा है जिससे कोई डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, सब लोग इन्वॉल्व फील करें, इस तरह की लैंग्वेज को उसको यूज करना है। अगली चीज होती है कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई इंडियन बंदा अरब बंदे के साथ डील करेगा, उसमें वहां पे कोई विमेन के साथ वो बात कर रहा है, या कोई विमेन, इंडियन विमेन है जो अरब के किसी बिजनेसमैन से आके बात करी, तो आपके जो हेयर है, जो आपके बाल है, वो कवर्ड रहने चाहिए, और आपकी जो टोन है बहुत रिस्पेक्टफुल रहनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्पेसिफिक जगह के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कल्चरल डिफरेंसेस, तो आप सही तरीके से अपने आप को जेल नहीं करा पाओगे वहां पर, सही तरीके से काम नहीं करा पाओगे वहां पर। अलग अलग कल्चर्स होते हैं, उनके अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं, किस तरीके से वो बिजनेस को चलाते हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। कहीं टॉप डाउन कम्युनिकेशन होता है, कहीं पर फॉर्मल ड्रेसिंग होती है, कहीं पर इनफॉर्मल तरीके से बिजनेस होते हैं। जैसे यूएसए में बिजनेसेस का तरीका बहुत फॉर्मल है, लेकिन जो वे ऑफ लाइफ है वो बहुत इनफॉर्मल है उनका। ठीक है, एक एग्जांपल देखो कि एक बिजनेसमैन है जो डेनमार्क में भी काम करता है और फिर स्वीडन में भी काम करता है। डेनमार्क और स्वीडन में 30 मिनट की बाय रोड आप ब्रिज पार करो, कंट्रीज के बीच का एक ब्रिज है, उसको पार करोगे तो 30 मिनट का रास्ता है। दोनों कंट्रीज में कुछ डिफरेंसेस हैं। जो डेनमार्क है वहां पे इनफॉर्मल तरीके से बहुत बात होती है, कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं होता, सब बिजनेस के अटायर में ही रहते हैं, सूट बूट ही पहन के रहते हैं, लेकिन कोई इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। और उनका मेन जो पॉइंट, किस तरीके से वो बिजनेस को देखते हैं, वो ये होता है कि हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। लेकिन उनका ये नहीं रहता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस बनी हो, ऐसा नहीं रहता है वहां पर। लेकिन स्वीडन में सिर्फ बिजनेस वैल्यू क्रिएट करने पे फोकस नहीं होता है। फोकस लोगों का होता है कि अच्छे सिस्टम, अच्छे प्रोसेसेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहते हैं स्वीडन के लोगों के लिए जनरली। और यहाँ पर बहुत ज्यादा इनफॉर्मल तरीके से बिजनेस की डील्स नहीं होती, बहुत ज्यादा कल्चरल ड्रिवन हायरार्कियल सिस्टम रहता है। बिजनेस ड्रेसिंग दोनों ही जगह यूजुअल रहती है। तो अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी है जो ट्रेवल कर रहा है, उसको दोनों जगह पर बिजनेस करना है और दोनों दोनों जगह पे उसको अपनी बना के रखनी है, तो जब वो डेनमार्क में रहेगा तो अपना सेमी कैजुअल अटायर पहन लेगा, थोड़ा सा बिजनेस सूट निकाल देगा, शर्ट में आ जाएगा, थोड़ी टाई लूज कर लेगा, बढ़िया जेल करेगा, थोड़ी इनफॉर्मल बात भी कर लेगा, घर की बात कर लेगा, तो लोगों के साथ घुल मिल जाएगा। लेकिन जब वही बंदा स्वीडन में जाएगा तो अपना बिजनेस सूट और बिल्कुल क्रिस्प फॉर्मल लैंग्वेज में उनसे बात करेगा, ताकि दोनों जगह में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो कल्चरल फैक्टर्स को इसी एग्जांपल से, कल्चरल फैक्टर्स को ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं? क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस और सेंसिटिविटी से। पहली चीज होती है कि जो अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं और उनकी अलग अलग कल्चरल एक्सपेक्टेशन, उनको हम समझने की कोशिश करें। ये मैनेजर को अलाउ करता है कि वो कल्चरल नुआंस को समझे, कौन कौन सी चीजें नॉन नेगोशिएबल है, कि भाई ये अगर आपने करा तो फिर तो हो ही नहीं सकता। कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल थी, वो समझने में आपको काम करता है और अच्छे रिलेशनशिप बनाने में आपको हेल्प करता है। मतलब एग्जांपल देखो, एक इंडियन सप्लायर है जिसके पास कुछ गुड्स है, उसका एक जर्मनी में क्लाइंट है और एक यूएसए में क्लाइंट है, इसको यहाँ से दोनों जगह पे गुड्स भेजने हैं। अब उसके पास कुछ शॉर्टेज हो गई किसी भी कारण की वजह से, कुछ डिले हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक को ही भेज सकता है। अगर वो उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को समझता है तो उसको पता है कि जो यूएई वाला बंदा है, यूएई में जो कंज्यूमर्स रहते हैं वो यूजुअली फ्लेक्सिबल रहते हैं। अगर आप उनको अच्छा खासा डिस्काउंट दे दोगे तो वो मान जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, डिस्काउंट दे रहे हो ना, थोड़ा लेट भी दिया, बाद में दिया गुड्स तो चलेगा। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं होता। जर्मन लोग आर वेरी पॉपुलर फॉर देयर डिसिप्लिन। जर्मन डिसिप्लिन इज वेरी पॉपुलर, बहुत डिसिप्लिन रहते हैं।
और डिले विले तो बिल्कुल नहीं चलता उनको। तो जर्मनी वाला बंदा को आप कितना भी डिस्काउंट दे दो वो खुश नहीं होगा आपके डिले से। तो जितना गुड्स है आप पहले जर्मनी वाले को भेज दो, यूए वाले को डिस्काउंट दे दो और उसको 3 महीने बाद गुड्स आप भेज देना, ठीक है। दूसरी होती है आप एक टॉलरेंस और सेंसिटिविटी बनाओ अपने लिए डिफरेंट कल्चर्स के लिए। दूसरे कल्चरल डिफरेंस को आप समझो, वो काफी नहीं है रिलेशनशिप बनाने के लिए, सिर्फ समझना उनको। एक सेंसिटिविटी और टॉलरेंस आप बना के रखो कि स्टीरियोटाइपिंग आप नहीं करो, म्यूचुअल ट्रस्ट बनाओ, टू वे कम्युनिकेशन रखो और समझने की कोशिश करो, लगातार एफर्ट डालो उस चीज को करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। अगला होता है रिकॉग्नाइजिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स। ये बात सही है कि आपको स्टीरियोटाइप या जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देनी है लोगों के बारे में स्टीरियोटाइप के बेस पर, लेकिन स्टीरियोटाइप को समझना बहुत जरूरी है कि थोड़ी सी स्टीरियोटाइपिंग तो हर जगह रहती ही रहती है और उसकी अवेयरनेस होना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आप स्टीरियोटाइप ना करो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर। जैसे कि जर्मन के जो लोग हैं उनका ये स्टीरियोटाइप है कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, बहुत ज्यादा एनालिटिकल रहते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड रहते हैं। तो वो जब किसी इंडियन पार्टनर के साथ डील कर रहा है, बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा है, तो वो थोड़ा सा अपने एक्शन को मॉडिफाई कर लेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, थोड़ा ओपन इंडिविजुअल बन जाएगा, थोड़े जोक वोक कर लेगा। और इसी तरीके से इंडिया का क्या परसेप्शन है कि इंडिया का आदमी जो होता है बहुत लेट होता है, जो भी चीज करता है एकदम लेट लतीफी के साथ करता है। तो आपको जरूरी नहीं कि आप उस परसेप्शन को फॉलो करो, आप उसको ब्रेक भी कर सकते हो अपने, आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आप ला सकते हो। कब लाओगे? अगर आपको पता है कि सामने वाला आपको किस नजर से देख रहा है, तो आपको स्टीरियोटाइप पता होना चाहिए। फिर होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेजेस। इंग्लिश जो है पॉपुलर लैंग्वेज है, लेकिन अगर कोई इंसान की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो उसको इंग्लिश लिखना आसान रहेगा, बोलना आसान नहीं रहेगा, वो उतना कंफर्टेबल उसके अंदर नहीं रहेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इंग्लिश, रिटर्न इंग्लिश में ही उससे बात करो, आप उसको मेल भेजो, आप प्रेजेंटेशन उसको दो, रिपोर्ट राइटिंग करो उसके साथ, सेमिनार्स करो या दूसरे सिमिलर चीजें आप करो उसके साथ। दूसरा होता है कि आप जब इंग्लिश बोल रहे हो ऐसे किसी इंसान के साथ जो उस लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो आप धीरे धीरे बोलो, वर्बल क्यूज के साथ बोलो ताकि उसको समझ में आए, ठीक है। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हर एक कल्चर के अपने नॉर्म्स रहते हैं, कैसे वो लोग कैसे मिलते हैं, कोई गले मिलता है, कोई सलाम करता है, कोई हेलो बोलता है, हाथ मिलाता है। तो अलग अलग वे ऑफ ग्रीटिंग रहते हैं, हाथ मिलाने का तरीका अलग होता है, गिफ्ट देने लेने के तरीके अलग होते हैं, होस्टिंग के तरीके अलग रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऑनलाइन जर्नल्स आती हैं, बुक्स आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं जो बेसिक बिजनेस के एटिकेट्स बताती हैं अलग अलग कल्चर्स के। आप अपने आप को फेमिलियराइज करिए उनसे किसी भी से बात करने से पहले, ताकि आप अच्छी तरीके से उनसे घुल मिल सके और आप किसी को ऑफेंड ना कर दें। आखिरी चीज होती है आप एक्सटर्नल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एक्सटर्नल हेल्प फैक्टर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये दो लोग बैठे हैं, एक बंदे को हिंदी आती है, एक बंदे को इंग्लिश आती है, जो बीच में मैडम बैठी हैं वो क्या कर रही हैं, इनको बता रही हैं कि इन्होंने क्या बोला, इंटरप्रेट करके ट्रांसलेट करके, और इनको बता रही हैं कि इन्होंने क्या बोला इंग्लिश में। तो अगर दो लोग हैं जो बिजनेस, जिनमें कोई कॉमन बिजनेस लैंग्वेज नहीं है, तो आप इंटरप्रेटर को यूज कर लो, लैंग्वेज के ट्रांसलेटर का यूज कर लो, ऑनलाइन टूल्स बहुत सारे होते हैं, ऑडियो विजुअल टूल्स होते हैं, आप उनको यूज कर लो, ताकि जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की डिफिकल्टी है वो कम से कम हो जाए और आपके पास एक कॉमन चीज हो जो कि दोनों को समझा सके कि इन्होंने क्या बोला है और उसका सही तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत सिंपल चैप्टर था। ये चैप्टर जितना इजी लगा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीजें सीखी आप इसको सिर्फ बिजनेस में नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में नहीं, सिर्फ प्रोसेसेस में नहीं, अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर अप्लाई करोगे तो सही तरीके से आपकी लाइफ बहुत आसान होती जाएगी। अगर आप शांति से बोलोगे, अगर आप कम्युनिकेशन के टूल्स को, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करोगे, अच्छे मैसेज को एनकोड करोगे, रिसीवर तक उसको भेजोगे, रिसीवर समझ पाया कि नहीं समझ पाया उसको देखोगे और कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस में लगे रहोगे कि आप अच्छे लिसनर, अच्छे स्पीकर बनो, तो आपको लाइफ में बहुत सारे फायदे होंगे। दिस वाज द चैप्टर, टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।